नमस्कार. सो दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, मे कम इन 2 to 3 पार्ट्स, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हमारी मेडिकल साइंस में इस पर कैसे कैसे रिसर्च आगे बढ़ी. सबसे पहली बात, क्या आपको विटामिन B12 का फॉर्मूला पता है? उसका एक और नाम क्या है ये पता है? तो विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन का फॉर्मूला दिया था लेस्टर स्मिथ ने. कब दिया था? 1955 में. और इसका फॉर्मूला है C63 H88 O14 N14 P and CO. CO is small cobalt. अब विटामिन B12 की जो थ्योरी है वो 1824 में शुरू हुई थी जेम्स स्कार्थ कॉम्बे ऑफ एडिनबर्ग द्वारा, या 1849 में शुरू हुई थी थॉमस एडिसन ऑफ लंदन द्वारा. ये तो डाउटफुल है, लेकिन जो पेपर एंटन बियरमर ऑफ ज्यूरिक इन 1872 जिसमें 15 केसेस थे पर्नीशियस एनीमिया के, उस पेपर ने इस डिज़ीज़ के ऊपर और इस विटामिन के ऊपर अटेंशन लोगों का लेके आया उस वक्त पर. अब काफ़ी समय तक इंग्लिश स्कूल्स में जो भी पढ़ाया जाता था, मेडिकल स्कूल्स में, विटामिन B12 की नॉलेज इतनी कम थी या पर्नीशियस एनीमिया की नॉलेज इतनी कम थी कि एक समय पे ऐसा रिपोर्ट किया गया कि 2 साल तक कोई पर्नीशियस एनीमिया का केस आया ही नहीं. हाउएवर प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई डिज़ीज़ कहीं ना कहीं होती रहती है, और वो भी एक अनीमिया जैसी डिज़ीज़ तो डेफिनेटली स्किप नहीं हो सकती मैनकाइंड में होना. सिमिलरली सब अक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे अटेंशन तब ज़्यादा गई जब रूजेल, बैटन एंड कॉलियर ने ब्रेन में एक पेपर जो है छापा और उसमें पैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ सब अक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डिस्क्राइब किए. लेकिन यहाँ पे एक कैच था. रोजेल और उनके कलीग्स ने सब अक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन और पर्नीशियस एनीमिया का कोई लिंक नहीं दिया था और न ही उनको कुछ एक साथ डिस्क्राइब किया था. वहीं लिश्टेनस्टर्न इन 1884 एंड लिक्थियम इन 1887 पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने सब अक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन को एसोसिएट किया था, उस वक्त के हो रहे स्पाइनल कॉर्ड चेंजेस को एसोसिएट किया था पर्नीशियस एनीमिया के साथ. रोजेल और उनके कलीग्स ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि देयर वाज नथिंग इन द ब्लड ऑफ एनी ऑफ द केसेस इन विच इट वाज एग्जामिन्ड टू सजेस्ट पर्नीशियस एनीमिया. उन स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेशन, सब अक्यूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेशन के केसेस में जो अनीमिया फाइंड किया गया उनको उन्होंने सेकेंडरी अनीमिया का नाम दे दिया. ऐसे 4 केसेस थे आउट ऑफ 9 केसेस जिनमें अनीमिया भी था कॉर्ड चेंजेस के साथ साथ. लेकिन कुछ सालों बाद कॉलियर ने इस व्यू को रिट्रैक्ट किया. 7 केसेस आए थे पोस्टमार्टम के और उनमें से एक में जो है रेड मैरो मिला. मेगालोब्लास्ट ऑफ मैरो एंड ब्लड आइडेंटिफाई नहीं किए जा सके या मिले ही नहीं. हाउएवर एल्ड्रिच और लिजारस पर्नीशियस एनीमिया में मेगालोब्लास्ट पहले ही डिस्क्राइब कर चुके थे और उनका ये मानना था कि अरेस्ट ऑफ मैचुरेशन की वजह से मेगालोब्लास्ट की प्रेजेंस होती है पर्नीशियस एनीमिया में. कुछ केसेस रोजेल, बैटन और कोलियर के सर विलियम गोवर्स के अंडर थे जिनका हीमोसाइटोमीटर और हीमोग्लोबिनोमीटर जो है 20 साल से इन यूज़ था. इन्हीं 2 इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से मैकेंजी ने अपने पेपर कॉल्ड इडियोपैथिक एसेंशियल और प्रोग्रेसिव पर्नीशियस एनीमिया में कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शंस दिए. ये थे कैरेक्टरिस्टिक हाई कलर इंडेक्स, एनाइसोसाइटोसिस यानी आरबीसीज ऑफ डिफरेंट साइजेस, न्यूक्लिएटेड एंड डॉर्फ कॉर्पस्कल्स. इनके डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने पेपर में दिए. रोजेल और उनके कलीग्स एक और कंडीशन के लेकर अनअवेयर थे उन पेशेंट्स में जिसका नाम था एक्लोरहाइड्रिया, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस नहीं करती. और ये इसलिए था क्योंकि पोस्टमार्टम में स्टमक एक ऐसा ऑर्गन था जिसको उन्होंने एग्जामिन नहीं किया था. तो एक्लोरहाइड्रिया इन पर्नीशियस एनीमिया was already described by Kahn and von Mering, and by 1900 Faber and Bloch were able to publish an account of achlorhydra in 33 cases of pernicious anemia. लेकिन ये चीज़ रोजेल और उनके कलीग्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अपने केसेस में.
उन्होंने अपने पेशेंट के गैस्ट्रिक जूसेस को भी एग्जामिन नहीं किया था। सिर्फ रोजेल और उनके कलीग्स ही नहीं, लेकिन एक कासल नाम के व्यक्ति भी फ्रिंस एंड फेनविक्स के कन्विक्शन से अनअवेयर थे। वो अनअवेयर थे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गैस्ट्रिक एट्रोफी जब उन्होंने अपना काम शुरू किया किस पर, थ्योरी ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन पर्नीशियस एनीमिया इन 1925। तो तब शायद कम्युनिकेशन के साधन थोड़े लिमिटेड होते थे, तो जगह जगह पर क्या क्या रिसर्च चल रही थी कि एक दूसरे तक तुरंत पहुंचाया जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो जैसे जैसे पेपर्स पब्लिश होते थे वैसे वैसे बाकी लोगों को बाकी रिसर्च के बारे में पता चलता था। इस वीडियो में इतना ही। आगे क्या क्या एडवांसेस हुए सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।